नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा लेक्चर नंबर आज 2 है और यूनिट हमारा क्या है, फर्स्ट है। ठीक, तो हम लोगों ने कल समझ लिया था कि पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। इन सारी चीज़ों की हमने चर्चा कर ली थी। आज हम लोगों को केवल लिखना है, तो चलिए लिखिए। तो सबसे पहले क्या हम लोग लेते थे, एक फिक्स्ड लाइन लेते हैं और फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं। तो ठीक, बनाइए डायग्राम। यहाँ सबसे पहले हम एक फिक्स्ड पॉइंट लेंगे और जो हमारा दिया हुआ है दोनों पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होगा हमेशा इनिशियल लाइन पे लाइज करेगा, जो हमारे सिलेबस में। ठीक, तो इसे मान लीजिए ए, इसे ओ, तो ओ ए लाइन क्या हो गई, फिक्स्ड लाइन। और एक पॉइंट ले लीजिए पी, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, जिसे हम बोलते हैं पोल, तो लिख लीजिए पोल। क्लियर। तो इसका जो डिस्टेंस है कितना है, आर। तो वेक्टर दिखा दीजिए, जिससे हो जाएगा वेक्टोरियल वेक्टर रेडियस वेक्टर। ठीक, तो ये आर हुआ। यहाँ पे अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो क्या लिखा जाएगा, आर कामा थीटा, और इसका एंगल इनिशियल लाइन से कितना है, एंटी क्लॉकवाइज है, थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर कामा थीटा। इतनी बातें लिख लिए आप लोग सभी लोग। चलिए अब इसके अंतर्गत लिखिए, लेट हमने माना ओ ए बी द इनिशियल लाइन। फिक्स्ड लाइन को हम लोग क्या बोलते थे, इनिशियल लाइन। एंड द पॉइंट ओ बी द पोल, और हम लोग फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं, पोल, तो उसे लिखेंगे पोल। अब नीचे लिखिए, इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, जो पॉइंट P का डिस्टेंस है कहाँ से, P फ्रॉम O, पॉइंट P फ्रॉम O, कहाँ से, यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक, इज क्या है हमारा, इज R, एंड इसे सिंगल इन्वर्टेड का नाम कर लीजिएगा, एंड द एंगल इज द, कितना माना हमने इसको, R, एंड हमने इसको क्या माना, फ्रॉम O इज द R, एंड द एंगल मेड बाई इसे क्या बोलते हैं, वेक्टोरियल एंगल ना, मेड बाई OP लिख लीजिए, सीधे सीधे OP। ठीक, विथ द इनिशियल लाइन। समझ में आ रहा है सबको ना। जो हमारा एंगल थीटा बनेगा, यहाँ एंगल थीटा लिखिएगा, एंड एंगल थीटा मेड बाई OP, किस लाइन के द्वारा बनाया जा रहा है, OP लाइन के द्वारा बनाया जा रहा है, विद द इनिशियल लाइन, किसके साथ, इनिशियल लाइन के साथ। कितना बनाया जा रहा है, थीटा। इनिशियल लाइन OA, यहाँ पर इनिशियल लाइन OA लिख लीजिए, इज थीटा लिखिए यहाँ पर, यहाँ भी थीटा लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ थीटा अगर लिखिए, इज करके लिखेंगे तो थीटा यहाँ लिखेंगे। ठीक, थीटा। देन तब यहाँ से लिखिए, देन आर कामा जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, आर कामा थीटा, आर पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ किस पॉइंट का है, पॉइंट P। क्लियर। where R and theta are रेडियस वेक्टर क्या होंगे, रेडियस वेक्टर एंड वेक्टोरियल एंगल ऑफ द पॉइंट
ऑफ द पॉइंट किसका, P रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब क्रमागत रूप से। R आया तो इसके लिए क्या है, रेडियस वेक्टर। अगर यहाँ रिस्पेक्टिवली नहीं लिखेंगे तो R का मतलब ए भी हो जाएगा वेक्टोरियल एंगल। लेकिन जैसे ही रिस्पेक्टिवली लिख देंगे तो जो पहले लिखा है तो पहले के लिए, जो थीटा लिखा है वो दूसरा है तो ये दूसरे के लिए वेक्टोरियल एंगल। ठीक, तो इतनी बातें सबने लिख ली। कैसे लिखा जाएगा आप लोगों ने देखा अभी, तो यहाँ तक लिख लीजिए। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोग लिख चुके हैं सभी लोग। चलिए अब एक रिमार्क पॉइंट डालिए और लिखिए। यहाँ लिखिए रिमार्क। अभी सारी चीज़ें हम प्रूफ भी कराएंगे, जो इक्वेशन निकालने हैं वो सारे इक्वेशंस भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले रिमार्क लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए इफ़ आर का थीटा बी पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, किस पॉइंट के, ऑफ अ पॉइंट P, जो हमने यहाँ पर P लिया है। देन R का 2 पाई n प्लस थीटा, कल हमने बताया भी था कि 2 पाई n प्लस थीटा क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट एक दूसरा कोऑर्डिनेट भी होगा। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं रिमार्क में। वेयर, जहाँ n कहाँ बिलोंग करेगा, हमारा इंटीजर, इज आल्सो, अगर देखिए किसी पॉइंट P का एक कोई कोऑर्डिनेट है क्या, R का थीटा, तो उसका एक कोऑर्डिनेट ए भी होगा R 2 पाई n प्लस थीटा। तो n की वैल्यू आप इंटीजर रख सकते हैं, 1, -1, 0, कुछ भी। ठीक, तो हमने कल आप लोगों को समझा दिया था, इसीलिए आज हम केवल लिखा रहे हैं। ठीक, इज आल्सो पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। आपको फंसाने के लिए कभी कभी इस फॉर्म में दे देगा पोलर कोऑर्डिनेट, जिससे कि आप फंस जाते हैं। इक्वेशन इसको रखेंगे तब आएगा, ना कि इसको रखेंगे तो आएगा आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक, तो कभी कभी ये इसीलिए चेंज कर दिया जाता है। तो आप लोग अभी सवाल में देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, जब वहाँ यूज करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। चलिए अगला हेडिंग लगाइए, साइन कन्वेंशन। जो हमने बताया था कि क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव। जब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव। और रेडियस अगर जिस पॉइंट के निकाल रहे हैं उसकी डायरेक्शन लेंगे तो पॉजिटिव, अगर उसके अपोजिट ले रहे हैं तो निगेटिव। तो अब लिख लीजिए साइन कन्वेंशन। देखिए ये सारी चीज़ें साइन कन्वेंशन है जो माना गया है। ठीक, और इसको हम लोग मानेंगे, हमेशा लागू किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखिए साइन कन्वेंशन में लिखिए, कन्वेंशन में लिख लीजिए। लिखिए फर्स्ट, लिखिए इसमें द वेक्टोरियल एंगल ऑफ अ पॉइंट मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल लाइन। कहाँ से नापा जाता है वेक्टोरियल एंगल, हमेशा इनिशियल लाइन से, यानी इस लाइन से स्टार्ट करेंगे यहाँ से और नापना शुरू करेंगे। तो वही कह रहा है मेजर्ड कहाँ से करेंगे, इनिशियल लाइन से। मेजर्ड इनिशियल लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन, एंटी क्लॉकवाइज अंडरलाइन कर लीजिएगा, डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव। क्या लेंगे उसको, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर। वाइल जबकि दूसरा क्या लेंगे, दूसरा लिख लीजिएगा, वाइल इट इज टेकन। इट कहने का मतलब यही वेक्टोरियल एंगल की बात की जा रही है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वेक्टोरियल एंगल। ठीक, इज टेकन निगेटिव इफ, यदि हम किधर मेजर करेंगे, मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हुआ सबको बातें? जो हमने कल बताया था उस चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक, अब तीसरा पॉइंट लीजिए। अगला लिखिए द रेडियस वेक्टर ऑफ अ पॉइंट measured from the pole along the line bounding। पर हमने सारी चीज़ें समझा रखी हैं आप लोगों को। बाउंडिंग द विक्टोरियल एंगल is taken पॉजिटिव। ठीक, कह रहा है उस रेडियस वेक्टर को, लेकिन जैसे कि इस एंगल द्वारा ये बाउंड हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ बाउंड हो गया ना इस वेक्टोरियल रेडियस वेक्टर द्वारा, तो इस थीटा को इस रेडियस वेक्टर द्वारा बाउंड किया गया। तो अगर इस रेडियस को लेंगे, इस आर को लेंगे तो इसको पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर यहीं यहाँ आ जाए यार और इसी थीटा के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको निगेटिव माइनस आर। इधर तो क्या लिखेंगे माइनस आर कामा थीटा। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ देखिए जैसे रेडियस वेक्टर है तो रेडियस वेक्टर किससे बाउंड हुआ है, इस थीटा द्वारा बाउंड कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए इस रेडियस वेक्टर द्वारा किसको बाउंड किया गया है, थीटा को। कहाँ पर बाउंड किया गया है, यहाँ पर। ठीक, तो थीटा एंगल पे बाउंड कर दिया गया। अगर इसके लिए अगर हम इस आर को लें, यहाँ पर अगर पीछे इसको बढ़ाएं तो यहाँ पर माइनस पी डैश, इधर पी डैश लें और ये भी आर ही होगा क्योंकि इसके अपोजिट में आएगा। जितना इधर लेंथ लिए अगर उतना लेंथ इधर ले लो। ठीक, तो अगर ये थीटा आगे बढ़ाएं और यहाँ आ जाए, ठीक, तो ये बाउंड होगा इसके लिए, लेकिन इसके लिए लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, इसको माइनस लिखेंगे क्योंकि अब बाउंड किससे हो रहा है, बाउंड तो इस वाले से हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा हो जाएगा यहाँ से पूरा। अगर इसको लेंगे बढ़ा के तो पाई प्लस थीटा होगा, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, माइनस आर कामा पाई प्लस थीटा लिखेंगे तब उस केस में। ठीक, क्योंकि बाउंड यहाँ हो रहा है ना, और लिख किसके लिए रहे हैं, इसके लिए लिख रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा निगेटिव। ये हम सारी चीज़ें कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे लेक्चर नंबर 1 में। जो लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं वो जाके पहले लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए अपना। ठीक, वाइल, जबकि वाइल केस नंबर 4 लिखिए यहाँ पर। इट माने किसको कह रहे हैं, रेडियस वेक्टर को, रेडियस वेक्टर। क्लियर है सबको? इज टेकन निगेटिव if it is measured in the opposite डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन मतलब उसके विपरीत। जैसे रेडियस हमारा इस साइड था, अगर उसको इस साइड मेजर करेंगे तो क्या लेंगे, उसको नेगेटिव लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने कल बता रखी हैं, तो इसी को हमने नोट पॉइंट में लिखा दिया है। कल का डायग्राम जो हम बनाए थे, सारे डायग्राम आप लोगों को बनाने हैं। क्लियर हुआ? यहाँ से सारी चीज़ सबको क्लियर हो गई? यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला हेडिंग लगाएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग इसका नाम भी दे दीजिएगा, इनिशियल लाइन, जिससे आप लोगों को बाद में याद रहे। इनिशियल लाइन, और इनिशियल लाइन क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। ये हमारा पोल हो गया, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, सारी चीज़ें हो गई। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। किससे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे जाएंगे। अगर कोई भी जैसे पी का कोऑर्डिनेट दिया है आर कामा थीटा, तो किस में दिया गया है, पोलर कोऑर्डिनेट में दिया गया है। अगर इसे हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, उसी का यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दिखाइए ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए पोलर कोऑर्डिनेट से किसे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक, या को दे देगा आप लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना होगा। तो इन सब चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन। हेडिंग लग गई सबकी।
चलिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक्स वाई प्लेन लेंगे। ठीक, तो हम लेंगे एक एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ से देखिए बनेगा ए एक्स एक्सिस, इधर की ओर वाई एक्सिस, अगर इधर भी बनाना चाहे तो बना लीजिए, एक्स डैश एक्सिस, इधर क्या हो जाएगा वाई डैश एक्सिस। क्लियर है। आप चाहें तो केवल इतना ही बनाते तब भी चल जाता है, क्योंकि हमें पोल की ज़रूरत है। तो यहाँ हम मानेंगे कि जो हमारा पोल है वो ओ है। ठीक, जिसे हम 0,0 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, और इनिशियल लाइन को मानेंगे तो किस पे है, एक्स एक्सिस पे ही है इनिशियल लाइन हमारा। इनिशियल लाइन हमारा कहाँ है, एक्स एक्सिस पे ही है। तो हम मान लेंगे यहाँ पर हमारा यहाँ तक है ए, ये हमारा ओ ए क्या है, इनिशियल लाइन किस पे है, एक्स एक्सिस पे। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। और हमारा एक पॉइंट हमने लिया यहाँ पर पी, जिसका कोऑर्डिनेट अगर कार्टेशियन फॉर्म में कहें तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा इसका, और यहाँ से भी कुछ डिस्टेंस होगा। तो हम मान रहे हैं यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका क्या है, वाई है, वाई डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, जबकि वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस। तो इसका जो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हुआ किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कामा वाई हुआ। जबकि अब हमने माना कि जो रेडियस वेक्टर का डिस्टेंस है इसको हमने क्या माना, आर। ओपी का जो डिस्टेंस है हमने आर माना, और जो इसका इनिशियल लाइन से क्या है, एंगल है, हमने कहा कि थीटा है। किसमें माना हमने, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि हमारा क्या है पोलर कोऑर्डिनेट। ओ ये इनिशियल लाइन हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ओ ये क्या है हमारा, इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन किस पर है, एक्स एक्सिस पे ही वो लाई कर रहा है। ठीक, अब पोल हमारा क्या है, ओरिजिन पे, ओ ओरिजिन हो गया, ये पोल भी है, ये भी याद रखिए पोल। ठीक, ये कार्टेशियन के लिए भी काम कर रहा है और पोलर कोऑर्डिनेट के लिए, पोल के भी लिए काम कर रहा है वो। ठीक, तो ओरिजिन हमारा पोल कहाँ ला गया है, कर गया ओरिजिन पे। तो अगर इसी में अगर पी का कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखें किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट में, तो क्या लिखेंगे, आर और कामा थीटा। तो दो कोऑर्डिनेट मिल गए, एक तो कार्टेशियन में मिला एक्स कामा वाई पी का कोऑर्डिनेट, अगर दूसरे फॉर्म में दिखना चाहें तो आर कामा थीटा। क्लियर है इतनी बातें। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे जिधर से एंगल बनता है उसे क्या लिखते हैं, आर कास थीटा। तो आप लोग इस एंगल को लेंगे तो इसको कुछ नाम दे दीजिए, इसको नाम दे देते हैं यम। ठीक, तो इस ट्रायंगल का जब यूज करेंगे तो कास थीटा निकालेंगे तो आधार बटेकण सारी चीज़ें निकालेंगे तो इधर क्या आएगा, इधर क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या आएगा, आर कास थीटा, जबकि इधर क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। तो ये वाला डिस्टेंस आर साइन थीटा आ जाएगा, इधर वाला आर कास थीटा। चलिए निकाल के दिखा देते हैं। ठीक, तो ये जो एक्स है, यहाँ एक्स है, तो ये भी क्या होगा, एक्स डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये वाई डिस्टेंस है, तो एक ही भी क्या हो गया, वाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। क्लियर हो गया सबको, डायग्राम क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो लिखिए यहाँ टेक इनिशियल लाइन ओ ए एज एक्स एक्सिस। हमने इनिशियल लाइन को किस तरीके से लिया, एक एक्स एक्सिस की तरीके से लिया। एंड पोल ओ इज टेकन एज ओरिजिन, और हमने पोल को किस तरीके से लिया, ओरिजिन की तरीके से लिया कि हमारा जो पोल है वो ओरिजिन पे है और जो हमारा इनिशियल लाइन कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखिए, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन कोऑर्डिनेट क्या करें हम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हम मानेंगे, लेट हमने माना कि जो हमारा एक्स कामा वाई है, एक्स कामा वाई बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यहाँ कार्टेशियन सिस्टम लिखने के बाद ऐसे एक लंबी सी लाइन खींच दीजिएगा, उसके नीचे लिखिएगा ये लेट एक्स कामा बी या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ आप किस पॉइंट का है, ऑफ पॉइंट पी। तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एक्स कामा वाई, किसका, पॉइंट पी का। अब यहाँ लिखेंगे इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर डैश करके लिखिएगा यहाँ पर। लेट हमने माना कि जो आर का थीटा है क्या है, बी पोलर कोऑर्डिनेट
ऑफ पॉइंट P। सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से और समझ में आ रहा है सभी को? तो क्या हुआ, पोलर कोऑर्डिनेट हो गया हमारा r, थीटा। ठीक, अब फर्स्ट नंबर हेडिंग लगाइए इसमें। इतना जो डायग्राम के माध्यम से लिखना था हमने वो लिख दिया। अब हमें यहाँ ट्रांसफार्मर, पहले ट्रांसफार्मेशन किससे करेंगे, जो पोलर कोऑर्डिनेट में है x, y उसको चेंज करेंगे किस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है जो x, y उसको चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में, या पोलर कोऑर्डिनेट को पहले चेंज करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो पहला हेडिंग लगा लीजिए इसमें, फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन। कहाँ से कहाँ चेंज करेंगे हम लोग, पहले पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कहाँ चेंज करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पहला हेडिंग ए। इतना लिखने के बाद यहाँ पर तो यहाँ लिखिए इन राइट एंगल ट्रेंगल, यहाँ से लिख सकते हैं इन राइट एंगल, जी राइट एंगल ट्रेंगल। कौन सा ट्रेंगल है, देखिए OMP। तो ओ देखिए जो एंगल जिसकी बात की जाए राइट एंगल हमेशा बीच में लिखा जाता है, OMP। तो ये राइट एंगल है तो इसीलिए इसको बीच में लिखा गया, क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल ले रहे हैं तो OMP। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं बताइए, फार्मूला बताइए। अगर कास्ट थीटा यहाँ से लिखेंगे तो कास्ट थीटा बराबर आधार, यानी कि बेस क्या है हमारा OM, तो यहाँ लिखेंगे OM। अब क्या होगा, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, तो कर्ण है हमारा क्या हो गया OP। तो OM की वैल्यू अगर देखें तो क्या है हमारा x, और OP की वैल्यू देखें तो क्या है हमारा r। तो यहाँ से हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं, फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन, यानी पोलर से कार्टेशियन में जा रहे हैं तो कार्टेशियन की वैल्यू निकालेंगे ना, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो r cos थीटा। तो x की अगर हमें कोऑर्डिनेट क्या पता है, r पता है और थीटा पता है तो x पता चल जाएगा ना यार। तो x इक्वल टू क्या हो गया, r cos थीटा। जब भी अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट पता है यानी कि r, थीटा पड़ा है तो हमें क्या पता चल जाएगा, x भी पता चल जाएगा, यानी कि एक कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, x कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट। तो चलिए y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। फिर यहाँ से लगाएंगे साइन थीटा, तो लिख सकते हैं नाउ लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर PM बटे पे हाइपोटेनियस OP। तो PM इक्वल टू क्या है y और OP इक्वल टू r। तो यहाँ से जो y इक्वल टू मिलेगा दूसरा कोऑर्डिनेट वो r साइन थीटा। तो अगर हमें r, थीटा पता है तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी और r की भी वैल्यू पता है तो y की वैल्यू पता चल गई। यानी इसी को अगर पोलर कोऑर्डिनेट हमें पता है किसी पॉइंट का r, थीटा, और उसे लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में यानी x, y के फॉर्म में लिखना है, तो इस किसके इक्वल हो जाएगा ये बताइए, ये किसके इक्वल होगा, P। x की जगह क्या रखेंगे, r cos थीटा और इधर r sin थीटा। ये दोनों क्या हैं, वैल्यू हो जाएंगे किसके, x के। तो x के दोनों वैल्यू हो जाएंगे। ठीक, तो x में चले गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू आएगी। r की वैल्यू मान लीजिए 3 दिया है, cos 45 अंश दिया है, तो 45 अंश का मान 1/√2। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पता चल जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? तो इस तरीके से आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ x भी पता है, y भी पता है। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा इसको। समझ में आया? अब चलिए b लिखिए। x y पता चल गया। अब क्या पता रहेगा हमें, पहले r, थीटा था, पोलर से कहाँ जा रहे हैं, कार्टेशियन में, यानी यहाँ से जाएंगे वो पता रहेगा। अगर हम यहाँ से जा रहे हैं यहाँ की ओर तो ये वाला हमें गिवन रहेगा। तो हम पोलर से जा रहे हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट हमें पता रहे, यानी r, थीटा की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ज्ञात है। और यहाँ से क्या निकालना है, x, y की वैल्यू हमें निकालना था। तो x, y की वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक, अगर हम आपको r दे दें, थीटा दे दें तो आप x नहीं निकाल पाएंगे, और y दे दें और थीटा दे दें तो x y निकाल लेंगे। तो x y की जो लिखेंगे वैल्यू, x और y की कोऑर्डिनेट वही क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हमने क्या किया, पोलर से कार्टेशियन में चले गए। अब लिखिए यहाँ से कार्टेशियन टू फ्रॉम कार्टेशियन लिखिएगा, फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, हेडिंग लगा लीजिए दूसरा। क्लियर हुआ इतनी बातें? चलिए लिखिए इसमें
इन राइट एंगल ट्रेंगल, फिर उसी ट्रेंगल से बात करेंगे जो हम ट्रेंगल ले रहे थे। इन राइट एंगल ट्रेंगल क्या था, OMP। तो वहाँ से लिखेंगे, फिर वही लगाएंगे हम लोग, क्या लिखाएंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोग जानते हैं। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, कार्टेशियन पता है, यानी कि हमें क्या पता होगा, x की वैल्यू पता होगी और y की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू पता होगी ना, x और y की वैल्यू क्या होगी, ज्ञात। अब हमें निकालना क्या है, r का थीटा की वैल्यू निकालना है। तो r की वैल्यू निकालना है और थीटा की वैल्यू निकालना है, तो वही हम लोग निकालेंगे यहाँ से। तो राइट एंगल ट्रेंगल हम यूज करेंगे किसका, पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखिए यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस, या लिखिए चाहे मत लिखिए, सीधे डायरेक्ट फार्मूला ही लिख लीजिए वहाँ से। तो इन राइट एंगल ट्रेंगल में हम लोग जानते हैं क्या कि OP का जो स्क्वायर होगा, अब इधर क्या लिखेंगे, OM का स्क्वायर प्लस किसका, PM का स्क्वायर। तो वैल्यू बताइए, OP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर, OM माने x का स्क्वायर, यहाँ पर y का स्क्वायर। क्लियर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए इतनी चीज़ें पता चल गई। अब फिर यहाँ एंड क्या निकालेंगे यहाँ से, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या निकलेगा बताइए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, PM, और बेस क्या है हमारा, OM। तो PM की वैल्यू क्या है, y और बटे x। क्लियर हो गया यहाँ से। तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, अगर थीटा इक्वल टू निकाला जाए तो थीटा इक्वल टू निकलेगा tan इनवर्स y बटे x। तो x y पता है, तो यहाँ से थीटा की भी वैल्यू आ जाएगी, और हमें x y पता है, तो यहाँ से r की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर। तो r की भी वैल्यू पता चल गई और थीटा की वैल्यू पता चल गई। तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो r का थीटा, तो दोनों की वैल्यू पता है, तो अब हम लिख सकेंगे किसका, पोलर कोऑर्डिनेट लिख पाएंगे। ठीक। तो यहाँ से हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। नीचे लिखिए ओनली दोज थीटा इज टेकन, अभी लिखिए इसको समझा रहे हैं, टेकन फॉर विच x इक्वल टू r cos थीटा कामा y इक्वल टू r sin थीटा। इसका कहने का मतलब सीधे से है, हम उस थीटा को लेंगे, दोज यानी वो थीटा की वैल्यू होगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू कई सारे हो जाएंगे। थीटा निकालेंगे आप तो कई सारे वैल्यू आएंगे थीटा की, आप लोग जानते भी हैं, मल्टीपल में चलता है cos थीटा। कई थीटा की वैल्यू पर tan थीटा की एक ही माना जाते हैं। तो क्या होगा, हम उस थीटा को लेंगे जो इससे सेटिस्फाई करे। r cos थीटा की वैल्यू आपको पता होगी, r की भी वैल्यू पता होगी और थीटा की भी वैल्यू पता होगी। तो उन थीटा की वैल्यू को लेंगे जिसके लिए हमारा x क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्योंकि हमारे क्या हो, इक्वल हो जाए, इसको भी सेटिस्फाई करे। तो हम लोग इसको तो निकालेंगे और उसके बाद इस दोनों वैल्यू को किस में पुट करेंगे, x कामा x इक्वल टू r cos थीटा में, और देखेंगे ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं नहीं, और इसमें भी पुट करेंगे। अगर सेटिस्फाई हो रही तो यही वाला थीटा लेंगे, यहाँ से उठाएंगे। ठीक। तो थीटा की वे सब भी वैल्यू लेंगे जो इन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। ऐसा नहीं है कि सारे थीटा की वैल्यू ले लेंगे। यहाँ थीटा इक्वल टू ये तो आया है, तो थीटा की वैल्यू तो कई सारे आएंगे, 2 3 4 आ सकते हैं। तो थीटा उन सभी वैल्यू को लेंगे जो इन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, जो हमने ऊपर निकाले हैं, इन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, उसी थीटा को लेंगे। तो यानी पोलर कोऑर्डिनेट पे r तो रखेंगे ही, और थीटा उन वैल्यू को रखेंगे जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अभी हम लोग इक्वेशन निकालेंगे तो वहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो इतनी बातें समझ में आई सबको, तो यहाँ नोट कर लीजिए और दूसरे टॉपिक पे चलते हैं फिर। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आया। यहाँ पर कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में जाना होगा तो क्या करेंगे, और कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में जाना होगा तो क्या करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बातें। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ गया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तभी पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक। चलिए अब आगे से बढ़ते हैं। अगला हेडिंग लगाइए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और किस में निकालेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ लिखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखा है। जैसे कोई भी 2 पॉइंट दे दिया है, यहाँ पर मान लीजिए
एक हमारा मान लीजिए ए दिया है, एक बी, और इसका कोऑर्डिनेट दिया था x1 कामा y1 और दूसरा दे दे x2 कामा y2। तो इसके लिए फार्मूला क्या था, ए बी इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, अंडर रूट करके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते थे डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में। लेकिन अब इसी पॉइंट का अगर हमें निकालना हो किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसी की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। सबको दिख रहा है अच्छे से ना? तो ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, जहाँ ना समझ में आए आप लोग बता दिया करिए। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, दो पॉइंट लेंगे P1 एंड P2। सबसे पहले हम लोग अपना बना ले कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम लोग बना ले रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा फिक्स्ड पॉइंट O, जिसे हमने बोला पोल, और हमारा इनिशियल लाइन A। तो ये हो जाएगा OA, ये हो जाएगा पूरा इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। क्लियर? और यहाँ पर हमने दो पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट हमने क्या लिया P1, एक दूसरा पॉइंट हमने लिया P2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लिया हमने, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, P1 P2 ना। और इसका हमने कोऑर्डिनेट P1 का माना R1 R2 का थीटा, इसको P2 लीजिए, ऊपर वाले को P2 ले लीजिए, जिससे कि आप लोगों को फार्मूले में सही से दिखे। इसको P1 ले लीजिए, ठीक, चाहे इसको P1 इसको P2 लेंगे तब भी ठीक रहेगा, लेकिन देखने में अच्छा लगेगा, तो इसलिए इसको लीजिए P2। तो यहाँ R2 R थीटा 2, इसको क्या लेंगे R1 थीटा 1, दोनों के कोऑर्डिनेट अलग अलग होंगे। तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस आएगा क्या आएगा बताइए, R2, और इसका यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, R1। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? क्लियर है? पॉइंट P1 और P2 पॉइंट हो गया, क्लियर हो गई? तो बताइए ए एंगल कितना होगा पहले वाले लाइन का, इसका, तो ये वाला थीटा होगा, तो यानी कि थीटा 1। तो इसके लिए थीटा 1 हुआ, और ये वाला कितना हो जाएगा इनिशियल लाइन से बताइए, इसका एंगल हो जाएगा थीटा 2, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल थीटा 2। क्लियर? अगर यहाँ से पूछा जाए इसका एंगल कितना होगा तो बता सकते हैं कोई? देखिए थीटा 2 है पूरा, तो ये वाला एंगल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला, तो यानी कि थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो एंगल हुआ वो क्या हो गया, थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्योंकि इन सारी चीज़ों का यूज करेंगे हम लोग, तो आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, ठीक, कि अगर हमें ए एंगल पता हो और ये डिस्टेंस निकालना हो और दो भुजाएं पता हो तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज है, अब त्रिभुज अलग से बना ले रहे हैं, ट्रायंगल, ये हमारा इनिशियल लाइन है। अब ये वाला केवल बना रहे हैं, इनिशियल लाइन छोड़िए इसको, अब सीधे सीधे मान लीजिए कि यही हमारा लाइन है, तो हमने इसको बना दिया कुछ इस तरीके से। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, याद रखिएगा, P1 है, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पर R1 थीटा 1 है, ये हमारा दूसरा है P2 R2 थीटा 2, समझने के लिए। और इसके बीच का एंगल क्या है, ए वाला एंगल है हमारा थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी ये एंगल हमें पता है, ये पॉइंट क्या है O। क्लियर है? ये हमारा R1 है यहाँ तक, और ये हमारा क्या है R2 है। यानी दो भुजाएं साइड्स हमें पता हों और एक एंगल पता हो किसी भी त्रिभुज का, तो इस वाले साइड के निकालने के लिए फार्मूला क्या होता था, तो उसके लिए क्या करते थे हम लोग, लिखते थे कॉस, जो एंगल होता था उसको लिखते थे थीटा 2 माइनस थीटा 1, और क्या करते थे उसके जो अपोजिट होते थे तो उसको स्क्वायर करते थे, यानी कि R1 स्क्वायर, जो दोनों साइड थे इसके जस्ट सामने वाले को छोड़कर, जो एंगल था उसके जस्ट सामने वाले भुजा को छोड़कर क्या करते, उसके अपोजिट वाले को क्या करते थे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते थे। माइनस में क्या करते थे, जो अपोजिट था इसके जस्ट सामने था उसको घटाते थे, तो P1 P2 का जो डिस्टेंस होगा उसको स्क्वायर करके घटा देंगे, और बटे में 2 इंटू जो दोनों भुजाएं थी उसका मल्टीप्लिकेशन R1 R2। क्लियर है? फार्मूला याद आ रहा है? तो यहाँ से क्या होगा, अब हम P2 को निकालेंगे, क्योंकि इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा P1 P2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये देखिए माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, तो इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, तो इधर पूरा पॉजिटिव हुआ। अब देखिए इसको इस साइड लेते हैं, तो ये इधर हो गया पॉजिटिव, अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो यानी कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, अब इधर हो जाएगा माइनस 2 R1 R2 का थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो यहाँ से P1 P2 क्या निकल के आएगा, अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 कास थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब चाहे आप इसको थीटा 1 माइनस थीटा 2 भी लिख लेंगे तब भी कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि कास थीटा की वैल्यू चाहे निगेटिव अंदर लिखिए, क्योंकि कास थीटा जो होता है और कास माइनस थीटा जो होता है दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है।
क्लियर है सबको? तो चलिए इसी का डेरिवेशन अब हमको लिख कर करना है। हमने तो डेरिवेशन यहाँ कर दिया है, बस यहाँ पर लिखना था। तो ये वाला डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। कहाँ हमने बनाया है? ये वाला। इसको आप लोगों को बनाना है तो इसको बना लीजिएगा। इसको समझने के लिए अगर आप लोग बनाना चाहें अपने कॉपी में तो इसको भी बना लीजिए। इसको बनाइएगा, ये तो हम लिखवाएंगे ही अभी। क्लियर हो गया सबको? चलें लिखें। तो कितना लिखना है उसको लिखिए यहाँ पर, लिखने का तरीका। तो सबसे पहले हमने जो माना है उसको लिख लें। तो लेट, यहाँ लिखिए लेट P1 R1 कामा थीटा 1 R1 कामा थीटा 1 एंड P2 इक्वल टू क्या माना है हमने? R2 कामा थीटा 2 B 2 पॉइंट्स, B2 पॉइंट्स। क्लियर? अब लिखेंगे इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल, ट्रेंगल क्या है हमारा? O P1 P2। तो O P1 P2, तो एक फार्मूला लगाएंगे, वही क्या लिखेंगे यहाँ पर ट्रेंगल में? cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर? बताइए, अभी उन्होंने बताया है आपको। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस P1 P2 का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर बटे में 2R1 इंटू R2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? बताइए, मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर। तो 2R1 R2 देखिए वहाँ डायरेक्ट किए थे, यहाँ पर एक बार दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस P1 P2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे तो इसको इस साइड ले आएंगे तो अब हो जाएगा पॉजिटिव। तो P1 P2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब देखिए ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी 2R1 R2 इंटू कास थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो यहाँ से हमें सीधे मिल गया कि P1 और P2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अंडर रूट हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कास थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये हमारा क्या होगा? फार्मूला। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 2 पॉइंट्स अगर आपको दिए हैं तो उसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरीके से। ठीक, वहाँ पर फार्मूला x2 माइनस x1 निकल के आया था, जबकि यहाँ पर क्या आया है? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कास थीटा 1 माइनस थीटा 2 रूट में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो तो बताइए, और जिनको नहीं समझ में आया है वो भी बता देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब अगला हेडिंग लगाइएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर निकालेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जितना हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो जो हमने निकालना सीखा है वो सारी की सारी चीज़ें अब पोलर कोऑर्डिनेट में निकालना सीखेंगे। तो डिस्टेंस वहाँ पर 2 पॉइंटों का सबसे पहले हम लोग लिखना सीखे थे, कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, फिर 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस, फिर हमने स्ट्रेट लाइन भी सीखा था। अब लोग हम यहाँ सीखेंगे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन सीखेंगे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा, और लिखने का तरीका भी सीखिए, क्योंकि यहाँ पर लड़के हल तो करना जानेंगे लेकिन लिखने का तरीका नहीं जानेंगे और वही मार्क्स काट लेता है उनका। क्लियर? डायग्राम आपको ये वाला बनाना था, हमने बताया था। इसको बनाना चाहें तो इसको भी बना लीजिएगा नीचे बगल में समझने के लिए। ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर हमने करा ही दी है। हो गया? चलिए अगला हेडिंग लगाइए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो लगा लीजिए इक्वेशन ऑफ हेडिंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये शॉर्टकट में लिखा गया इक्वेशन, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा अगर लिखना हो आप लोगों को। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले वही बनाएंगे जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो डायग्राम को पहले समझ लें, उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डायग्राम को देखते हैं सबसे पहले। तो क्या होगा? सबसे पहले हम अपना पोलर कोऑर्डिनेट बनाएंगे ही, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा, ए इनिशियल लाइन। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ओ, जिसे हम बोलेंगे पोल। ये हमारा होगा इनिशियल लाइन, लाइन। क्लियर हो गया सबको? अब देखिए उस लाइन का हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ से कोई पॉइंट हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन हमने ले लिया। कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कैसा ही हो, कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसे हो सकता है, कभी ऐसे हो सकता है। ठीक, तो आप एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए कोई सा भी। ठीक, और हम यहाँ से क्या करेंगे? इस पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे। हमारा स्ट्रेट लाइन है और इस पर क्या करेंगे हम लोग? इस पोल से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पर लाइन खींचेंगे।
तो हमने यहाँ पर खींचा सीधे परपेंडिकुलर, यानी कि इस पर क्या हो 90 डिग्री बने, ये एंगल कितना हो 90 डिग्री। तो हमने एक परपेंडिकुलर डाला, फूटा परपेंडिकुलर, इसको हमने कहा एम। किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है स्ट्रेट लाइन के? एम पॉइंट पे। और अब हमने क्या किया, इस पॉइंट पे हमने स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट ले लिया पी, जिसका कोऑर्डिनेट हमने माना आर कामा थीटा। जैसे स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या लेते थे, एक्स कामा वाई लेते थे, और यहाँ पर क्या लेंगे, आर कामा थीटा वेरिएबल के रूप में, और इसको मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है या नहीं, ये हम लोग नहीं कह सकते। ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 120, 140, 90, 30, 60। ठीक, अगर दिखने में 90 डिग्री लग रहा है तो 90 डिग्री मत मान के चलिएगा, आप लोग कुछ और झुका लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। ठीक, आप लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लीजिएगा जैसे आपकी इच्छा हो, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं, ये वाला फोटा परपेंडिकुलर हमने जो डाला है वो 90 डिग्री है। ठीक, ये कुछ एंगल 90 डिग्री से कम या ज़्यादा है। ठीक, तो इसको आर कामा थीटा हमने कहा इस पॉइंट को। अब देखिए, जो हम यहाँ पर लड़के ये नहीं समझ पाते हैं, जब हम पी कामा आर कामा थीटा, जब भी कोई, चाहे आपके कॉलेज में पढ़ाया जाए, चाहे आप कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो ये थीटा क्या है, देखिए हमने पॉइंट लिया है, एक जनरल पॉइंट, और आर की वैल्यू, आर कामा थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। आर की वैल्यू 1 हो सकती है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो सकती है। फिर इसका पॉइंट चेंज हुआ, आर की वैल्यू 2 हो गया। क्लियर? क्योंकि जैसे जैसे इसके आएंगे तो देखिए डिस्टेंस बदलेगा ना, इसके लिए यहाँ डिस्टेंस था, यहाँ जब पॉइंट ये पहुँचेगा, यही पॉइंट यहाँ पहुँचेगा तो इसके लिए डिस्टेंस यहाँ हो जाएगा। देखिए फिर जब ये यहाँ पहुँचेगा तो सीधे सीधे फिर यहाँ हो जाएगा, और एंगल भी चेंज होता रहेगा। यहाँ से फिर यहाँ आया तो एंगल चेंज हुआ, फिर ये पॉइंट यहाँ पहुँचेगा तो ये एंगल चेंज हुआ, यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पहुँचा तो इसलिए ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पहुँचेगा तो ये इधर पहुँच जाएगा। और देख रहे हैं कि एंगल इसके लिए सभी के लिए वेरिएबल हो रहा है, यहाँ आएगा तो इसका कुछ है और एंगल हो जाएगा। समझ रहे हैं? समझने के लिए बता रहे हैं, लेकिन आप यही 2 लाइन दिखाइएगा, हम केवल समझा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर तो आप लोग देख रहे हैं कि एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, तो यानी कि पॉइंट बदलेगा, यानी आर कामा थीटा बदलेगा। तो हमें किस में इक्वेशन निकालेंगे, तो जैसे वहाँ पर इक्वेशन निकालते थे किस में, एक्स कामा वाई में, तो एक्स कामा वाई में कोई भी निकाल लेते थे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाता था। तो इसी प्रकार अब किस में निकालेंगे, आर कामा थीटा में जो हमें इक्वेशन मिलेगा वही इसी स्ट्रेट लाइन का क्या हो जाएगा, इक्वेशन। समझ में आ रहा है सबको? और हमने जो माना फूटा परपेंडिकुलर हमने डाला पी, इसको हमने मान लिया जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी पोल से कितनी दूरी है पी। तो हमेशा आपको ये गिवन रहेगा, जो जो चीज़ें गिवन रहेंगी हम बताएंगे। पी आपको गिवन रहेगा, और जो इसका एंगल रहेगा यहाँ से जो फूटा परपेंडिकुलर हमने डाला है उसके द्वारा जो एंगल बनेगा उसको कुछ दे दीजिए, अल्फ़ा दे दीजिए नाम। हम लोग अल्फ़ा दे दें या थीटा 1 दे दीजिए, चाहे अल्फ़ा, चलिए अल्फ़ा दे देते हैं। तो अल्फ़ा दे देते हैं, तो इसके द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है वो अल्फ़ा है। क्लियर? और इसके द्वारा जो हमने पॉइंट माना है पी, इसका तो इसके अनुसार ही लिखेंगे। तो इस कितना बनेगा एंगल, इसका थीटा बनेगा पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ लिखिए, इसको थीटा लिख दीजिए, ये पूरा एंगल क्या है, थीटा। यहाँ से कहाँ से, इनिशियल लाइन से नाप रहे हैं। ठीक, तो बताइए यहाँ से इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा माइनस अल्फ़ा। और ये पी स्मॉल पी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये स्मॉल पी, कैपिटल पी नहीं है। ठीक, ये स्मॉल पी है, क्या है, डिस्टेंस है कहाँ से, ओ और एम के बीच की। तो यहाँ कट कर लीजिए, यहाँ दिखा दीजिए। क्लियर हो गया? डायग्राम सबको क्लियर है? तो यही 2 लाइनें दिखाइएगा आप, ये वाली सारी लाइनें मत दिखाइए, और हम समझाने के लिए आप लोगों को। यानी कि हमारा पी वेरिएबल है, इस लाइन में कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कहीं भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम यहीं ले, यहाँ ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, इधर कहीं भी आप लोग ले सकते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग इक्वेशन मिलेंगे आपको। क्लियर? पॉइंट चेंज करते रहेंगे। अगर पॉइंट अगर इस स्ट्रेट लाइन पे है तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन पे, यहाँ होगा तब भी सेटिस्फाई, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी अलग अलग पॉइंट के लिए सेटिस्फाई करेगा हमारा इक्वेशन। ठीक, तो चलिए अब लिखने का तरीका देखिए। पहले डायग्राम बना लीजिए, आप लोग एकदम क्लीन बनाइएगा। केवल 2 ही लाइन खींचनी है आप लोगों को, ए वाली लाइन और ए वाली लाइन खींचनी है। इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ए वाली सारी लाइनें मत खींचिएगा जो नीचे हमने दिखाया है ऐसे डॉट डॉट करके। ठीक, ये हमने आपको समझाने के लिए दिखाया था कि जैसे जैसे हमारा पॉइंट इधर की ओर बढ़ेगा तो एंगल घटता जाएगा, और डिस्टेंस भी आप लोग देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है इधर आने की ओर तरफ से। क्लियर है सबको? क्योंकि देखिए डिस्टेंस पहले यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, यहाँ यहाँ बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए तो यहाँ लिखिए सीधे नीचे, अब लेट स्मॉल पी, क्या है ये, स्मॉल पी बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि लंबवत दूरी, अगर हिंदी में बोला जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
कहाँ से है, पोल, फ्रॉम पोल ऑफ स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से, पोल से, किसका, स्ट्रेट लाइन का। तो यहाँ पर हमारी एक बात समाप्त होगी। अब लिखेंगे लेट, हमने क्या माना, पी आर कामा थीटा बी पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन वो जो पॉइंट हमने लिया है कहाँ पर लिया है, ऑन, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हमने स्ट्रेट लाइन पे लिया है, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर ले लिया है, स्ट्रेट लाइन पे ही वो पॉइंट है। ये याद रखिएगा, जो हमारा पी है किस पे है, स्ट्रेट लाइन पे, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ लिया है, ये पॉइंट कहाँ पर लिया है, पॉइंट पी पर ही है वो लाइन, हमेशा याद रखिएगा। अब यानी कि पी हमने लिया है तो कहाँ पर है वो, स्ट्रेट लाइन पर, ना ही इसके इधर ना ही इसके इधर। समझ में आ रही है सबको बातें। तो इन सब पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन कर लिया करिए। क्लियर हो गई। तो अब वही फार्मूला लगाएंगे जो भी इसके जस्ट पहले लगाए हैं, कास वाला फार्मूला। तो क्या पता है हमको, पी पता है और ये हमारा आर होगा, आप लोगों को पता ही है। पोलर कोऑर्डिनेट अगर आर कामा थीटा है तो हमारा रेडियस वेक्टर आर हो जाएगा और इसके बीच का एंगल थीटा पता है। यानी कि अगर डायग्राम बनाए तो यहाँ से ऐसे बना लीजिए, एक ऐसे बना लीजिए, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन थी, तो ये हमारा एम था, ये क्या था, पी डिस्टेंस था, ये हमारा क्या हो गया, थीटा माइनस अल्फ़ा है, अभी हमने जो निकाला है इसके लिए थीटा था। बस ट्रेंगल को देख लीजिए एक तरीके से, बस ये हमारा पॉइंट पी है, आर कामा थीटा, ये हमारा ओ है, तो ये हमारा क्या है, आर है। इनिशियल लाइन हम नहीं दिखा रहे हैं, केवल ट्रेंगल को ले रहे हैं जिसका हमारा यूज है। तो यहाँ से ट्रेंगल क्या बना हमारा, ओ एम पी। तो यहाँ से लिखेंगे इन ट्रेंगल, दिख रहा है सबको, जिनको नहीं दिखेगा बताइएगा, इन ट्रेंगल ओ एम पी में। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा। अगर पूछा जाए थीटा क्या है, अल्फ़ा किसका एंगल है, किसके द्वारा बनाया होगा, तो यहाँ कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस द्वारा बनाया गया, ठीक, ना कि यहाँ पर रेडियस वेक्टर द्वारा। पॉइंट पी के लिए, ये पॉइंट एम के लिए है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ पर, स्ट्रेट लाइन पे। तो कास थीटा इक्वल टू लिखेंगे क्या, पी, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है क्या है हमारे पे यहाँ पर, पी। देखिए फार्मूला लगा रहे हैं, ये वाला फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, ये 90 डिग्री है, अभी हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रेंगल होगा। तो लिखिए इन राइट एंगल ट्रेंगल, इन RIGHT राइट एंगल ट्रेंगल, किस में, ओ एम पी में। तो यहाँ कास्ट थीटा बराबर लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा बेस, ये बेस होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अब देखिए परपेंडिकुलर था, लेकिन इस ट्रेंगल के लिए क्या हुआ, लंब, लंब यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया बेस। अब यहाँ से बन जाएगा ये। अब इसको मत समझिएगा कि परपेंडिकुलर, ये तो बताया गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके लिए, ठीक, पोल से। लेकिन अब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, इस ट्रेंगल में देखेंगे तो, यानी कि ये हो गया क्या, आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। तो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कास्ट आधार बटे कर्ण, आधार क्या हुआ, बेस क्या हुआ, ये ओ एम। तो यहाँ लिखिए ओ एम, अब फिर क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस ना, तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, ओ पी, ओ पी। तो वैल्यू पुट कीजिए तो इसके लिए क्या आ जाएगा, पी स्मॉल पी बटे आर। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन मिल जाएगा, पी इक्वल टू आर कास थीटा माइनस अल्फ़ा। क्लियर हुआ। तो ये जो इक्वेशन आया यही क्या है, हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्लियर। और किस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जिसका पोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पी है, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द स्ट्रेट लाइन क्या है, पी है। और स्ट्रेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस द्वारा कितना एंगल मेड कर रहा है, बनाया जा रहा है, अल्फ़ा एंगल। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या क्या गिवन होगा इक्वेशन में, हमेशा अल्फ़ा गिवन, पी गिवन होगा, अल्फ़ा गिवन होगा, और आर कामा थीटा आप मान के चलेंगे तो आर कामा थीटा में आपको एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक, तो आर कामा थीटा में आपको जो इक्वेशन मिलेगा वही क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो नीचे इसके आगे लिख लीजिएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, देखिए यहाँ से दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
विच इज जो कि विच या लिख लिखिए जिसका विच जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज कितना है p। फ्रॉम द पोल कितना है बताइए p है। क्लियर हुआ। एंड यहाँ लिख लीजिएगा एंड एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल लाइन इज कितना है अल्फा। क्लियर। उस स्ट्रेट लाइन का क्या है एक इक्वेशन है। तो हमेशा याद रखिए कोई भी आपको अब स्ट्रेट लाइन दिया जाए, कोई भी स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग ओवर करेंगे क्लास को, इसके आगे कल हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर इनिशियल लाइन हो गया, ये हमारा पोल हो गया ओ। अब देखिए स्ट्रेट लाइन हमने ऐसे लिया था पहले, ठीक। तो यहाँ बना, तो हो सकता है थोड़ा सा हमारा और कर्व हो जाए, तो ऐसे हो जाए मान लीजिए। तो जो पॉइंट हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस शायद पहले यहाँ था, अब कहीं और होने लगे, शायद इधर अब परपेंडिकुलर मिले डिस्टेंस, तो या हो सकता है इधर मिले परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब ज़रूरी नहीं कि वहीं मिले, अब यहाँ मिल सकता है और p की वैल्यू घट सकती है या बढ़ सकती है। यानी जैसे जैसे इसका एंगल का साइड घटता जाएगा, जैसे हमने ऐसे कर दिया स्ट्रेट लाइन, तो हो सकता है ऐसे बने तो परपेंडिकुलर कुछ ऐसे मिल जाएगा, यहीं परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और कुछ इस तरीके से हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। अगर अगला स्ट्रेट लाइन हुआ मान लीजिए कुछ ऐसे हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन, सॉरी ऐसे हो जाए, और हमारे इनिशियल लाइन है, ठीक। समझ में आ रही सबको बातें, समझ में आ रही है ना, ठीक। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा पोल ए इनिशियल लाइन, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन इधर बढ़ेगा। अब क्या करना है, इस पर परपेंडिकुलर डालना है, तो इधर लाइन बढ़ता जाएगा तो आप लोग मिलाते चले जाएंगे, तो कभी भी इधर नहीं मिलेगा कि आपको 90 डिग्री बन जाए, लेकिन इधर अब मिलेगा 90 डिग्री। तो हो सकता है अब इधर मिले आपका 90 डिग्री, तो आपको इधर लेना होगा 90 डिग्री। क्लियर। और इस पर पॉइंट आप लोग कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पी को कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ सबको। तो अब जैसे जैसे एंगल चेंज होगा हम लोग इक्वेशन में वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपको मिलता चला जाएगा। तो हमारा क्या मिला है, p = r cos थीटा माइनस अल्फा। तो आप इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलता चला जाएगा। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है आपका स्ट्रेट लाइन। अब आप लोग वैल्यू पर बदलते जाइए, आपको स्ट्रेट लाइन मिलते चले जाएगा। कभी 45 डिग्री पे मिलेगा, कभी 60 डिग्री पे फिर चेंज हो जाएगा। यानी अल्फ़ा की वैल्यू भी चेंज होगी, तो वैसे से चेंज होता चला जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर, जैसे हमने यहाँ कहा, यानी कि पहले यहाँ पर मिल रहा था परपेंडिकुलर, तो यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री खींचा, तो यानी अल्फ़ा की मान लीजिए 30 पे मिला, फिर मान लीजिए हमने बदला इसको 45 पे ले गए, तो 45 के लिए हो सकता है स्ट्रेट लाइन ऐसे मिले 45 डिग्री के लिए। तो यहाँ से जैसे हमने 45 डिग्री अल्फ़ा की वैल्यू रखी, तो अब कहाँ मिलने लगा, यहाँ मिलने लगा परपेंडिकुलर। हो सकता है यहीं मिले, लेकिन ऐसे मिले। अब पहले हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा था, लेकिन अब स्ट्रेट लाइन कैसे जा रहा है, घूम के थोड़ा जा रहा है और ऐसे झुक गया है। समझ में आ रही सबको। तो जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे आपका इक्वेशन बदलता चला जाएगा। तो हमें इक्वेशन मिल गया है, p = क्या, r cos थीटा माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा किसका डिस्टेंस एंगल है, किसके द्वारा बनाया हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस द्वारा बनाया गया एंगल है, और थीटा किसके द्वारा, पॉइंट p द्वारा, r, थीटा, जो हमारा वेरिएबल पॉइंट p है। क्लियर हो गया सबको। किसी को डाउट रह गया हो तो बता दीजिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, और कल हम लोग देखेंगे, इसके आगे चर्चा करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट हमने देख ही लिया है, अब कल हम लोग देखेंगे इसके आगे, कुछ सवाल भी करेंगे इस पर, और उसके बाद हम लोग सर्किल का इक्वेशन निकालना सीखेंगे। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सीख लिया, और कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना सीख गया। सारी चीज़ें कैसे लिखी जाती है उन सबको देखा है हमने, और हमने एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना भी सीख लिया है। कल हमारा काम रहेगा इस पर कुछ सवालें कर लेना, 1-2 सवालें जो हैं उसको करेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे इक्वेशन ऑफ किस पर, सर्किल पे चलेंगे। ठीक, समझ में आ रही सबको। चलिए, लेकिन इसी स्ट्रेट लाइन का एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे। ये तो पर्टिकुलर इक्वेशन है, कब, जब कि हमारा अल्फ़ा दिया रहेगा तब, कोई एंगल, किसी एंगल पे हमारा स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा तब, कहाँ से, पोल से।
लेकिन अब हम लोग निकालेंगे जनरल, किसी भी एंगल पे दिया रहे, एंगल पता हो चाहे ना पता हो, तब भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा वो जनरल फार्मूला हम लोग देखेंगे कल। क्लियर हो रही सबको बातें? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। सबको डन है? तो चलिए आप लोग कमेंट करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग चाहते हैं कि नहीं, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा। क्लियर? और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाए 8808023920। हमने शायद पहले वाले वीडियो में भी बताया था, तो आप लोग इस पर मैसेज कर लीजिएगा। जब भी आप लोगों को कॉल करना हो, किसी भी कोई भी चीज़ पूछनी हो, तो सुबह आप लोग कर लीजिएगा 7 से 8 के बीच में, 7 to 8 इस टाइम पे आप लोग फ़ोन कर लीजिएगा AM। उस समय हम खाली रहेंगे। और उसके बाद आप लोग शाम को कर सकते हैं 7 से 8 के बीच में, शाम को ही कर लीजिए, या 6 से 8 के बीच में, जब आप चाहें करना कर सकते हैं। ठीक, PM। क्लियर है आपको? तो इस समय आप लोग कॉल कर लीजिएगा जिनको भी कुछ भी पूछना हो। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी नहीं जान रहे हैं इस संजीत मैथ्स के बारे में, तो आप लोग जो भी आपके साथ सहपाठी होंगे, क्लासमेट होंगे, उनसे आप लोग बता दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें।